Good morning, students. In our last class, we have discussed some of the numericals based on the combination of resistance, right? Now, today we are going to start with our next topic, that is the Kirchhoff's law, which is the most important topic of this chapter. So, what do we mean by Kirchhoff's law, and how does the Kirchhoff's law are important for us? All these things we are going to discuss here. Okay. So basically, Kirchhoff was a name of a scientist. Kirchhoff was a scientist. He has given us some laws to make the complex circuits easier, right? जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उनको इजी करने के लिए किर्चॉफ ने कुछ लॉज दिए थे. बेसिकली दीज वर द टू लॉज. फर्स्ट वन वाज किर्चॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम KCL भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन वाज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम KVL भी बोलते हैं, राइट? सो दीज वर द टू लॉज दैट वर गिवन बाय किर्चॉफ टू एक्सप्लेन or to make the complex circuits easier, right? And these laws were given by Kirchhoff in the year 1842. In the year 1842 he has given us these two laws. तो one by one हम दोनों laws समझते हैं कि KCL में क्या था और KVL में क्या था, right? So as the name suggests, Kirchhoff's current law is based on the current, right? So Kirchhoff का जो current law है वो basically हमको करंट के बारे में बता रहा है. सो किर्चॉफ का करंट लॉ ये बोलता है कि अगर किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं, राइट? हमने मान लिया कोई पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर 5 पाथ से करंट आ रहा है, और वी कैन से दैट किसी पाथ से करंट आ रहा है और कहीं से दूर जा रहा है, राइट? द एरोज आर शोइंग अस द डायरेक्शन ऑफ द करंट. हमने मान लिया ये पाथ ए, बी, सी, डी और ई. तो अगर ए की बात करें तो इस ए से करंट जो है वो ए की तरफ आ रहा है, बी में दूर जा रहा है, सी में अगेन ए की तरफ आ रहा है, डी में दूर जा रहा है और ई में भी दूर जा रहा है, राइट? सो एज पर द KCL रूल, किर्चॉफ का करंट रूल ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर जो नेट करंट होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0, राइट? इसका मतलब इस पर आने वाले जितने भी करंट होंगे वो सब कैसे होंगे, उन सब का सम क्या होगा, 0 के बराबर. अगर हम इसको मान लें कि इस यहां से जो करंट आ रहा है I1, दिस भी I2, ये I3, I4 एंड I5, राइट? सो इन सब का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एज पर द KCL रूल. ऑल्सो वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि जितने भी करंट ए की तरफ आ रहे हैं उनको हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जितने भी करंट ए से दूर जा रहे हैं उनको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो अगर इस फिगर की बात करें तो I1 ए की तरफ आ रहा है तो वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव. I2 ए से दूर जा रहा है तो वी हैव टू टेक इट नेगेटिव. I3 ए की तरफ जा रहा है तो अगेन पॉजिटिव. I4 दूर जा रहा है तो नेगेटिव, एंड I5 अगेन दूर जा रहा है तो वी हैव टू टेक इट नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0. तो दिस इज जस्ट द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जितनी भी करंट ए की तरफ आएंगे या जंक्शन की तरफ आएंगे, जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहां पर ये सारे करंट मिल रहे हैं, राइट? सो जितने भी करंट ए की तरफ आएंगे उनको हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जितने भी करंट ए से दूर जा रहे हैं उनको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा. एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट I1 plus I3 is equals to I2 plus I4 plus I5. इसका मतलब जितने भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनका सम उन सारे करंट के सम की इक्वल होगा जो कि जंक्शन से दूर जा रहे हैं.
राइट। सो जितने भी करंट जंक्शन की तरफ आएंगे उनका सम उन करंट के इक्वल होगा जो कि जंक्शन से दूर जा रहे हैं। दिस वाज बेसिकली अवर किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। सो हमको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी जंक्शन पर जो नेट करंट होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0, राइट। और जितने भी करंट उसकी तरफ आएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे और जितने भी करंट जंक्शन से दूर जाएंगे उनको नेगेटिव लेंगे। सो दिस वाज बेसिकली द किरचॉफ्स करंट लॉ। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। नाउ किरचॉफ्स सेकंड लॉ दैट इज द केवीएल, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। सो ऑब्वियसली एज इट्स नेम सजेस्ट, ये जो लॉ है वो हमको वोल्टेज के बारे में बताएगा, इसका मतलब पोटेंशियल के बारे में बताएगा, राइट। सो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्किट कंसिडर करते हैं। Let this be any circuit which is being shown in the diagram, right? एक सर्किट हमने कंसिडर किया जिसमें कि ये जो है ये दो बैटरीज हैं और वी कैन से सेल हैं और ये जो है इनका काम क्या है, पोटेंशियल प्रोड्यूस करना, राइट। इनके कारण ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने मान ली R1, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R2 और ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमने मान लिया कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के, राइट। दिस इज जस्ट दैट वी हैव थिंक अबाउट इट, राइट। और अब हम इसको मान लेते हैं सिंपली R3। हमने मान लिया कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है दैट इज सपोज टू बी R3 फॉर आवर convenience, okay. Let the direction of flow of current in this branch will be in this direction, that is I1 में जो current का flow है वो इस direction में होगा, right, which is being shown here by the arrow. Similarly I2 में भी हमने मान लिया कि जो current है वो इस path में flow हो रहा है और इस branch से जो current flow हो रहा है हमने मान लिया that is equals to I1 plus I2 और उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ द ब्रांचेस, राइट। अगर इसकी लेबलिंग करें, सो if we do the labeling of this all, so we can do label it as ABCDEF, राइट। हमने इसकी सिंपल सी लेबलिंग कर दी। सो केवीएल या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड मैश में, क्लोज्ड मैश का मतलब एक क्लोज्ड सर्किट, किसी भी क्लोज्ड मैश में जो ईएमएफ होगा, किसी भी क्लोज्ड मैश में जो ईएमएफ होगा वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट। सो किसी भी क्लोज्ड मैश में जो करंट होगा दैट इज इक्वल, जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच एज वेल एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अगर हम अलोंग द पाथ चल रहे हैं, राइट, अगर हम अलोंग द पाथ, जैसे यहाँ पे हमको डायरेक्शन दिया हुआ है मैश का, तो अगर हम अलोंग द पाथ चल रहे हैं तो द ईएमएफ ऑफ दैट सर्किट इज सपोज टू बी पॉजिटिव, और अगर आप उल्टा चल रहे हैं टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन देन द ईएमएफ इज सपोज टू बी नेगेटिव, राइट। तो अलोंग द मैश चलेंगे तो पॉजिटिव और अगर अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव, राइट। सो फ्रॉम हियर अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्लोज मैश में देखें, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ABCDA, अगर हम इस ऊपर वाले मैश में देखें ABCDA, इस ऊपर वाले मैश की अगर मैं बात करूं, सो EMF इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो EMF आ रहे हैं, पहला हो गया E1, दूसरा हो गया E2। अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो भी देख लेते हैं।
वी आर टॉकिंग अबाउट द मैश ए बी सी डी ए, इसका मतलब वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो करंट है दैट इज I1 वो अलोंग द मैश जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो E1 इज सपोज टू बी पॉजिटिव। जबकि अगर E2 की बात करें तो E2 में मैश जो है वो इस तरफ जा रहा है, ए बी सी डी ई ए इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई E2 इज सपोज टू बी नेगेटिव हियर, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो मैश के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इट इज सपोज टू बी नेगेटिव। I1 के लिए बात कर लेते हैं। करंट हो गया I1 और रेजिस्टेंस हो गया R1, प्लस करंट हो गया I2 और रेजिस्टेंस हो गया R2। सो E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस R2। ऑल्सो वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड हियर कि मैश जो है वो ABCDEA इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो I1 की बात करें तो I1 जो है वो तो अलोंग द मैश जा रहा है, लेकिन जब I2 की बात करेंगे तो I2 को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट अब वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दैट्स व्हाई I2 इज सपोज टू बी नेगेटिव हियर, राइट। हमको I2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज गोइंग अगेंस्ट द मैश, राइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैश। सो ABCDA में as per the KVL we have written the value of the total EMF, right? Now similarly अगर हम बात करें BEFCB, अगर नीचे वाले मैश की अगर हम बात करें, सो इस मैश में जो EMF है दैट इज E2। अब यहाँ पे नीचे तो EMF के लिए कोई सोर्स नहीं लगा है, तो उसके लिए हमको लिखना ही नहीं है, वी हैव टू जस्ट राइट E2 हियर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी हमारा जो मैश का डायरेक्शन है दैट इज BEFCBA, इस तरीके से हमारा मैश मूव कर रहा है। और अब इस केस में जो करंट है वो अलोंग द मैश के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई E2 इज सपोज टू बी पॉजिटिव हियर। इसके लिए हमने करंट लिख दिया I2 R2, राइट। मैश का डायरेक्शन यही, करंट का भी डायरेक्शन यही, तो ये हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव प्लस करंट यहाँ पे कितना I1 प्लस I2 इनटू रेजिस्टेंस कितना R3। मैश का डायरेक्शन भी यही, करंट का डायरेक्शन भी यही, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सपोज टू बी पॉजिटिव हियर, राइट। कोई भी चीज हमको यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेनी है, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है वो मैश के डायरेक्शन के अलोंग ही है। इससे हम एक चीज और समझ सकते हैं कि दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। सिंस यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है, so that's why we can say that it is similar to the law of conservation of energy, right? So I hope both the laws of Kirchhoff must be clear to all of you. Now we shall practice some numericals that are based on the KCL and KVL. Now we are going to practice solve this question which is based on the KCL and KVL, right? So यहाँ पर हमको एक सर्किट दिया हुआ है and we have to find out the value of I1, I2 and I3 here with the help of KCL and KVL, right? So I1, I2 and I3 are the currents that are flowing through the particular branches in this circuit. So we have to find out the value of I1, I2, I3. सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं और हमको उनकी तीनों की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमको तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी, राइट। तो हम कैसे भी करके तीन इक्वेशंस निकाल लेते हैं और उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एट जंक्शन D। अगर हम इस जंक्शन D की बात करें तो इस जंक्शन D पर जितने भी करंट D की तरफ आ रहे हैं दैट आर सपोज टू बी पॉजिटिव,
और जितना भी करंट डी से दूर जा रहे हैं दैट विल बी सपोज टू बी नेगेटिव, राइट। सो अगर हम डी की बात करें तो ये I1 जो है वो डी की तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सपोज टू बी पॉजिटिव। I2 भी डी की तरफ आ रहा है तो इट इज ऑल्सो सपोज टू बी पॉजिटिव, प्लस I3 जो है वो डी से दूर जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सपोज टू बी नेगेटिव, राइट। और यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3. In this way we have got our first equation, that is I1 plus I2 is equals to I3. I hope it must be clear to you. Now ये तो हमने KCL से सॉल्व कर लिया, that is Kirchhoff करंट लॉ से सॉल्व कर लिया। अब बाकी की दो इक्वेशन के लिए हमको इन दोनों क्लोज मैश में KVL अप्लाई करना पड़ेगा। So now we are talking about ADCBA. We are talking about this closed mesh, that is ADCBA। इस क्लोज मैश में अगर मैं KVL अप्लाई करूं, सबसे पहले तो हमारा जो मैश है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑल्सो जो करंट का फ्लो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमको सारी चीजें पॉजिटिव लेनी है, कुछ भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, राइट। सो EMF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 5I1 प्लस 2I3। जो EMF है वो हमने पॉजिटिव लिया, दैट इज 12। तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, राइट। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, दैट वन इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस क्लोज मैश की बात करूं तो इस क्लोज मैश में DEFCD मैश का डायरेक्शन ये है और करंट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमको सारी चीजें नेगेटिव लेनी पड़ेंगी, राइट। सो EMF ऑफ द बैटरी हो गया -6। इस ब्रांच की अगर हम बात करें तो दिस इज -3I2 -2I3। अब मैं एक काम करता हूं, इन सब में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, और सिंस मैंने इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया, सो आई विल गेट द थर्ड इक्वेशन एज 6 is equals to 3I2 plus 2I3, right? In this way I have got my all the three equations, that is equation number 1, 2 and 3. Now अब अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और हमको तीन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपली इनको किसी भी मेथड से सॉल्व करके, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और फॉर्मूला मेथड, हम इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस थिंग यू कैन डू बाय योर ओन। आपको तीनों इक्वेशंस हैं, उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज of I1, I2 and I3. I hope this thing you can do by your own. Here I am just writing the answer directly. So the value of I1, I2 and I3 we have to, I am writing it here, you can check your answer. Value of I2 is 11 by 31 ampere. I3 will be 66 by 31 ampere. And I1 will be 48 by 31 ampere. Okay. So आपके पास तीन इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, और तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व कर लोगे so you will get these answers. You can check your answer from here. Okay. Now we are going to practice one more numerical that is based on the Kirchhoff's law. Now here one more question is given to us. In this question also a circuit is being given to us and we have to find out the value of I1 and I2, right? वहाँ पर हमको तीन करंट की अलग अलग वैल्यूज दी हुई थी और हमको उनको सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर हमको सिर्फ दो ही वैल्यूज दी हुई हैं, और जो थर्ड ब्रांच है उसमें जो टोटल करंट है दैट इज इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द ब्रांचेस टुगेदर, दैट इज I1 and I2, राइट। So how we can solve this numerical? सिंपल सी चीज है, अगर हम इन दो क्लोज मैश को लें और दोनों क्लोज मैश में KVL अप्लाई कर दें, so we और उससे एक इक्वेशन निकाल लें, and on solving that equation we will get our answer, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं इस बड़े वाले मैश की, that is AEFBA। अगर हमने इस बड़े वाले मैश में हमारा KVL अप्लाई किया, सो मैश का डायरेक्शन भी यही,
और करंट का डायरेक्शन भी यही, सो सारी चीजें वी हैव टू टेक पॉजिटिव, नथिंग विल बी टेकन एज नेगेटिव, राइट। सो ईएमएफ हो गया 2, यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगी है तो हमको सिर्फ ईएमएफ में 2 लेना है, इज इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी I1, रेजिस्टेंस हो गया 2 प्लस यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस 5 और जो करंट हो गया वो हो गया I1 प्लस I2। होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। सारी चीजें पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारे मैश का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा मेन करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, राइट। सो फ्रॉम हियर इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट 2I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 is equals to 7I1 plus 5I2. This is equals to 2. I can write 2 here. This will be my first equation, right? That is 7I1 plus 5I2 is equals to 2, right? Now एक और closed mesh अगर मैं लूँ और उसमें भी KVL apply कर दूँ, so I will get the answer, right? So C D E F C. अगर हम इस ऊपर वाला मैश लें C D E F C, अगर हम इस वाले मैश को लें और इस वाले मैश में फॉर्मूला अप्लाई करें, सो वी विल गेट EMF 1.5 इज इक्वल्स टू, सारी चीजें पॉजिटिव लेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1I2 प्लस 5I1 प्लस I2, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट वी विल गेट 1.5 इज इक्वल्स टू I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2, दिस विल बी 5I1 प्लस 6I2 इज इक्वल्स टू 1.5। सिंस यहाँ पे 1.5 है तो कैलकुलेटिव पर्पस के लिए, ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाएं, हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं and it will become 10I1 plus 12I2, right? पूरी इक्वेशन में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, so we will get our second equation as 3 is equals to 10I1 plus 12I2 is equals to 3। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके we will get our final answer। so इनको किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वी आर सॉल्विंग हियर बाय एलिमिनेशन मेथड। सो ऑन मल्टीप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन बाय 5 एंड द फर्स्ट इक्वेशन बाय 12, और एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम I1 को एलिमिनेट कर देते हैं, सो इट विल बिकम, फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई 70I1 plus 50I2 is equals to 20, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 7 84, I2 24 12 7 21। So we have multiplied the second equation by 7 and the first equation by 10। नाउ साइन चेंज हो जाएंगे सारे, इसको कैंसिल कर दिया, हियर वी विल गेट माइनस का 34I2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 और I2 इज इक्वल्स टू 1/34 एम्पियर, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2 दैट इज 1/34 एम्पियर। अगर हम इस I2 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करें, so we will get the value of I1। so put कर देते हैं 5 into 1/34 is equals to 2, 7I1 is equals to 2 minus 5/34 और 7I1 is equals to 34 LCM ले लिया, 68 minus 5, this will be equal to 63/34, 7 नमा की 63, it will be 9/34 एम्पियर, राइट। सो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/34 एम्पियर
So by this way we can find out the total value of we can find out the value of I1 as well as the I2, right? So this is the way by which we can solve the problems that are based on the Kirchhoff's law, that is the KCL and KVL. Okay. So that's all for today's class, students. In our next class, we will study the further topics. Thank you.